साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यह दुर्ग विंध्य पठार और अरावली पहाड़ियों के बीच बना आसपास के मैदानों से करीब 700 फुट की ऊंचाई पर है और लगभग 7 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि रणथंभौर बाघ अभयारण्य के मध्य में स्थित एक विशाल एवं ऐतिहासिक दुर्ग है। किले के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है जो इसकी सुरक्षा को बेहद ही मजबूत बनाती है। इसकी किलेबंदी काफी सुदृढ़ है, इसलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद कहा है। यह किला राजस्थान के किलों में सुरक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। इस किले पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए इस पर इतिहास प्रसिद्ध काफी आक्रमण हुए, जिनमें वीर नारायण के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे पराजित लौटना पड़ा। वाघभट्ट के समय दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसे भी पराजित होकर लौटना पड़ा। इस शक्तिशाली दुर्ग का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों के कई अलग अलग मत हैं। पर इस दुर्ग पर लंबे समय तक चौहान शासकों का शासन रहा, जिनमें सबसे प्रतापी शासक राजा हमीरदेव चौहान थे, जो कि अपनी हठधर्मिता के लिए जाने जाते हैं और एक बार जो उन्होंने तय कर लिया वह टल नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की एक पहाड़ी पर राजा हमीर के घोड़े के पदचिन्ह आज भी छपे हुए हैं और एक किंवदंती के अनुसार राजा के इस घोड़े ने मात्र 3 छलांग में ही पूरी पहाड़ी को पार कर लिया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान विशेष कला एवं संस्कृति राजस्थान प्रदेश दुर्गों का इतिहास। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रणथंभौर दुर्ग के निर्माण को लेकर इतिहासकारों के कई मत हैं, सही जानकारी का अभाव है। इसका निर्माण एक मत के अनुसार 8वीं शताब्दी में महेश्वर के शासक रंतिदेव ने करवाया था और एक अन्य मत के अनुसार राजा सज्जनवीर सिंह द्वारा बताया जाता है। लेकिन सभी इतिहासकार एक बात पर सहमत हैं कि इस दुर्ग पर लंबे समय तक चौहान शासकों का शासन रहा था। तो उसी मत के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है चौहान शासक रणथंभन देव ने 944 ईस्वी में करवाया और ऐसा कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग का नाम इन्हीं के नाम पर रणथंभौर पड़ा। साथियों, जब आप दुर्ग को भ्रमण करने जाएंगे तो वहां पर स्थित जो शिलालेख है उससे मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग का निर्माण 5वीं शताब्दी में चौहान शासक महाराजा जयन द्वारा होना बताया जाता है और 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के आने तक यहाँ यादवों ने शासन किया था। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार चौहानों की रणथंभौर शाखा के संस्थापक गोविंदराज थे। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने यहाँ तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहान वंश की स्थापना की। 1192 ईस्वी में तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार के पश्चात दिल्ली की सत्ता पृथ्वीराज चौहान से छिन जाती है। फिर उनके पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के अलावा इस दुर्ग पर वाल्हण देव, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट, नाहरदेव, जैत्र सिंह और फिर सबसे प्रतापी शासक राजा हमीरदेव चौहान ने शासन किया। राजा हमीरदेव चौहान इस दुर्ग के सबसे ज्यादा ख्याति प्रताप राजा थे, जिन्होंने इस दुर्ग पर 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन किया और कोटा राज्य से प्राप्त एक महत्वपूर्ण पाषाण लेख रणथंभौर के चौहानों का कालक्रम बताता है कि हमीर पृथ्वीराज की चौथी पीढ़ी के शासक थे। राजा हमीरदेव चौहान के बाद इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उसका कब्जा हो जाता है। बाद में इस दुर्ग पर राणा सांगा 1509 से 1527 तक आधिपत्य रहा। इनके अलावा शेरशाह सूरी, राव सुरजनहाड़ा और तत्पश्चात मुगलों के नियंत्रण में रहा। मुगलों के साथ साथ इस पर आमेर के राजाओं का समय समय पर नियंत्रण रहा, लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि राजा हमीरदेव चौहान के शासनकाल में ही रही। तो साथियों, दुर्ग के निर्माण को लेकर ऐतिहासिक स्पष्टता नहीं है, तो ऐसे तथ्य जिनकी ऐतिहासिक स्पष्टता नहीं है उन पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना ना के बराबर होती है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रणकपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है एवं थंब
स्तंभ जिस पर यह दुर्ग बना है, इसी से इसका नाम रणथंभौर पड़ा। दुर्ग के जो उपनाम हैं, इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई कहा जाता है और हमीर की आन बान का प्रतीक आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग का जो आकार है वह अंडाकार है और दुर्ग है वह दुर्गों की 9 श्रेणियां होती हैं, जिसमें से यह दुर्गों की 3 श्रेणियों में आता है। यह गिरि, वन एवं एरण तीनों श्रेणी के दुर्गों में आता है। यह एक ऐसा दुर्ग है जो कि ऊंची पहाड़ी पर बना है, चारों तरफ से कटीली झाड़ियों से, वनों से, घने जंगलों से, खाइयों से, दर्रों से घिरा हुआ है। इसी वजह से यह दुर्गों के प्रकार की तीनों श्रेणियों में आता है। तो साथियों, चलिए जानते हैं रणथंभौर दुर्ग से संबंधित इतिहास एवं युद्ध। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। हमीर देव के शासनकाल में जलालुद्दीन ने 1290 और 1292 में 2 बार रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किए थे। तो चलिए जानते हैं जलालुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा था और दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया था। 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी राजा हमीर देव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति से घबरा गया और इसी वजह से उसने दुर्ग पर आक्रमण करने का सोचा। इस पर जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के नजदीक झाई दुर्ग या झाई नगर पर अधिकार कर लिया। झाई पर अधिकार करने के बाद उसने रणथंभौर को घेर लिया, किंतु अपने सभी प्रयत्नों की असफलता के बाद जलालुद्दीन की शाही सेना को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। वह इसे जीतने में सफल नहीं हो पाए। जलालुद्दीन ने 1292 ईस्वी में एक बार फिर रणथंभौर विजय का प्रयास किया। जलालुद्दीन ने झाई के सुंदर नगर को स्वर्ग से नरक बना दिया। इसके बाद वह मालवा से होता हुआ रणथंभौर दुर्ग के बाहर जा पहुंचा, जिस पर उसे प्रतापी शासक राजा हमीर देव चौहान के सफल प्रतिरोध के कारण निराशा ही हाथ लगी। यह इसे जीतने में किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा था और इस अभियान के समय मुगल सेना को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ रही थी। और जब जलालुद्दीन ने दुर्ग का निरीक्षण किया तो वह कुछ घबरा गया और अपने सेनापतियों के समझाने के बाद उसने दिल्ली वापस लौट जाने का निर्णय किया, जिस पर जलालुद्दीन ने अपनी कुंठा, हताशा, खीज जाहिर करते हुए दुर्ग से घेरा हटा लिया और कहा, मैं ऐसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो अपने इन असफल अभियानों के बाद भी वह दुर्ग को जीतने पर कामयाब नहीं हुआ। तब उसने यह शब्द कहे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इन अभियानों का जो आंखों देखा वर्णन है वह अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फुतूह नामक ग्रंथ में किया है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया था। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की। पहले उसने अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस आक्रमण के दौरान नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है और 3 असफल प्रयासों के बाद उसकी सेना 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लेती है। तो चलिए जानते हैं कि प्रतापी शासक राजा हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच यह युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था। तो चलिए जानते हैं इतिहास में ऐसा क्या हुआ था। युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि राजा हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। जानते हैं मीर मोहम्मद शाह क्यों राजा हमीरदेव चौहान के पास शरण लेने के लिए आया था। तो नयनचंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य के अनुसार रणथंभौर पर आक्रमण का कारण राजा हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण देना बताया गया है, जिसका मुस्लिम इतिहासकार इसामी ने भी अपने विवरण में इसकी पुष्टि की है। 1299 में अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापतियों उलूग खां एवं नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। गुजरात विजय के बाद जब यह सेना वापस लौट रही थी तो जालौर के पास लूट के माल के बंटवारे को लेकर सेना में विद्रोह हो जाता है, जिसमें मोहम्मद शाह व उसका भाई के हब्रू भागकर रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान की शरण में पहुंच जाते हैं, जिस पर राजा हमीर देव चौहान ने उन्हें शरण तो दी ही, साथ में जगाना की जागीर भी उन्हें प्रदान की। और चंद्रशेखर की रचना हमीर हट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम से
मीर मोहम्मद शाह को प्रेम हो गया था और इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करने के षड्यंत्र रचा, जिसकी भनक अलाउद्दीन खिलजी को लग गई, जिस पर मोहम्मद शाह अपनी जान बचाता हुआ राजा हमीरदेव चौहान की शरण में पहुंच गया था। तो जो युद्ध का मुख्य कारण है वह मीर मोहम्मद शाह को शरण देना बताया जाता है, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध से पहले राजा हमीरदेव चौहान के पास मोहम्मद शाह को उसे सौंपने या उसे मौत के घाट उतारने का संदेश भिजवाया, जिसे राजा हमीरदेव चौहान ने ठुकरा दिया, क्योंकि वह शरणागतों की रक्षा करना अपना धर्म मानते थे और एक बार जो वह वचन कह देते थे वह टल नहीं सकता था। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलूग खां, नुसरत खां और अल्प खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए भेजी और इस सेना ने झांई दुर्ग को जीत लिया। राजा हमीरदेव चौहान ने भी अपने दो सेनापतियों भीम सिंह व धर्म सिंह को सामना करने के लिए भेजा। दोनों सेनापतियों ने खिलजी की सेना को पीछे खदेड़ दिया तथा उनसे लूट का माल छीन लिया। लूटी धन सामग्री को लेकर धर्म सिंह का दल तो रणथंभौर लौट गया, किंतु भीम सिंह अपने सैकड़ों सैनिकों सहित मारे गए। भीम सिंह की मृत्यु के लिए हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को उत्तरदायी मानते हुए उसे अंधा कर दिया और इस पहले आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हार का सामना करना पड़ा, जिस पर अलाउद्दीन ने दोबारा उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी और भारी सेना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसने दोबारा झांई दुर्ग पर कब्जा कर लिया। दोनों सेनाओं के बीच भारी संघर्ष हुआ और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया। हमीरदेव चौहान ने नुसरत खां के मारे जाने पर दुर्ग से बाहर निकलकर शाही सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे उलूग खां घबराकर झांई दुर्ग से पीछे हट गया और इस युद्ध में भी खिलजी की सेना को हार का सामना करना पड़ा। उलूग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद रणथंभौर पहुंचा। काफी प्रयासों के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीतने में असफल रहा तो उसने छल और कूटनीति का सहारा लेते हुए राजा हमीरदेव चौहान के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। हमीर द्वारा संधि के लिए अपने सेनापति रतिपाल को भेजा गया। अलाउद्दीन ने रतिपाल की सहायता से हमीरदेव चौहान के एक और सेनापति रणमल को रणथंभौर दुर्ग का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने छल से दुर्ग के एक और अधिकारी को अपनी ओर मिलाकर दुर्ग में स्थित खाद्य सामग्री को दूषित करवा दिया, जिससे दुर्ग में खाद्य सामग्री का भारी संकट हो गया। अमीर खुसरो ने इस संबंध में लिखा कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। आखिर में हमीरदेव चौहान ने यह फैसला लिया कि अब एक ऐसा हमला किया जाए जिससे खिलजी की सेना पर फतेह हासिल की जा सके। यह विचार करके उन्होंने किले के भीतर बारूद बिछाकर उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा फर्श बिछा दिया, जिस पर किले की औरतों को बिठा दिया और अपनी तरफ वाले लोगों को समझा दिया कि अगर अपनी जीत हुई तो पचरंगी निशान की झंडियां आगे होंगी और खिलजी की सेना की जीत हुई तो नीली झंडियां आगे होंगी। यदि नीली झंडियां आगे होती हैं तो वह बारूद को आग लगा दें। जिसके बाद हमीरदेव चौहान ने खिलजी की सेना से भारी संघर्ष किया और वह इस संघर्ष में सफल हुए। उनकी जीत हुई और राजपूत सैनिक पीछे किले की तरफ से लौट रहे थे तो उसी वक्त गलती से उन्होंने खिलजी की सेना से छीनी हुई नीली झंडियां आगे कर दी, जिसे देखकर दुर्ग में स्थित लोगों ने बारूद में आग लगा दी। हमीरदेव चौहान ने यह देखकर कहा अब जीने का भी कोई फायदा नहीं है, तो वह दोबारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़े। भारी संघर्ष हुआ और वह लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो युद्ध में राजा हमीरदेव चौहान के 2 मंत्रियों रतिपाल और रणमल के धोखे के कारण पराजय झेलनी पड़ी और इसी समय 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में साका हुआ, जिसमें प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, जिसमें हमीर की पुत्री देवल दे ने भी पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था और राजस्थान इतिहास का पहला जौहर माना जाता है, जिसका उल्लेख हमीर महाकाव्य में मिलता है।
जोधराज की रचना हमीर रासो के अनुसार इस जौहर में मोहम्मद शाह की स्त्रियां भी रानी रंगदेवी के साथ चिता में भस्म हो गई थी। अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी की नजर घायल मोहम्मद शाह पर पड़ती है तब वह उससे पूछता है, अगर मैं तुझे ठीक करवा दूं तो तू क्या करेगा? इस पर मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि अगर तू मुझे ठीक करवाएगा तो मैं 2 काम करूंगा, पहला तुझे मार दूंगा और दूसरा हमीर के किसी वंशज को रणथंबोर के सिंहासन पर बिठा दूंगा। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्रोधित होकर हाथी के पैरों के नीचे मोहम्मद शाह को कुचलवा दिया और उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। रणथंबोर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को उलूग खां को सौंपा था। हट के कारण हमीर ने अपना परिवार, राज्य व सब कुछ खो दिया। इसलिए हमीर के लिए उक्ति प्रसिद्ध है, सिंही सुवन सत पुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर देव ने एक बार जो तय कर लिया वह टल नहीं सकता। अर्थात शेरनी जंगल का राजा बनने वाले एक ही शिशु को जन्म देती है। सत्पुरुष द्वारा दिया गया वचन भी बदला नहीं जा सकता। केले का पौधा भी एक ही बार फलता है। स्त्री के सिर पर दूसरी बार तेल सिंचित नहीं किया जाता। उसी प्रकार हमीर द्वारा दिया हुआ वचन कभी टल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। कालांतर में दुर्ग पर राणा सांगा 1509 से 1527 तक आधिपत्य रहा। तत्पश्चात इस पर मुगलों का नियंत्रण रहा। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद रणथंबोर विजय का अभियान किया तथा फरवरी 1569 ईस्वी में विशाल सेना के साथ रणथंबोर दुर्ग को घेर लिया। लगभग 1.25 महीने के घेरे के बाद आमेर के राजा भगवान दास के प्रयासों से रणथंबोर के अधिपति सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और रणथंबोर दुर्ग उसे सौंप दिया। मुगल काल में रणथंबोर दुर्ग का शाही कारागार के रूप में भी उपयोग किया गया एवं यहीं पर अकबर ने शाही टकसाल बनवाई। 18वीं सदी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जे में रहा। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें खदेड़ने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों के दुर्ग को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया, जिस पर सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले का दृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर कर दिया। तो सवाई माधो सिंह के नाम पर ही सवाई माधोपुर नाम पड़ा। तो साथियों चलिए अब जानते हैं दुर्ग में स्थित महत्वपूर्ण स्थल, स्थापत्य एवं वास्तुकला। रणथंबोर दुर्ग में 7 दरवाजे स्थित हैं, जिसमें प्रथम पोल नौलखा पोल है जो कि दुर्ग का प्रवेश द्वार है और आगे चलने पर हाथी पोल दरवाजा आता है। यहाँ से दुर्ग की दीवार एकदम सीधी खड़ी हो जाती है और आगे चढ़ने पर अंधेरी दरवाजा अर्थात एक साथ 3 दरवाजे आते हैं। तो अंधेरी दरवाजे पर शत्रु पहुंचने पर भ्रमित हो जाता था कि किस दरवाजे से आगे की तरफ बढ़ना है। अंधेरी दरवाजा जहां पर एक साथ 3 दरवाजे बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अंधेरा रहता है। इसके अलावा दुर्ग में गणेश पोल, सतपोल, दिल्ली पोल, सूरज पोल भी स्थित हैं। साथियों यहाँ पर नौलखा दरवाजा से आपको ध्यान रखना है कि नौलखा नाम से राजस्थान में 4 प्रश्न बनते हैं। तो नौलखा नाम से महल भी है, नौलखा महल जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नौलखा किला भी है जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। नौलखा झील भी है जो कि बूंदी जिले में स्थित है। नौलखा बावड़ी भी है जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। साथियों यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर स्थित है। रणथंबोर दुर्ग में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर भग्न रूप में। विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जहां पर भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का 5 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और मान्यताओं के अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति भूमि से स्वयं ही प्रकट हुई थी। इसके अलावा रघुनाथ जी का मंदिर, गुप्त गंगा रणथंबोर दुर्ग के पूर्वी भाग में 12 मास बहने वाली जलधारा है जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। फौजी छावनी, यह प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इनके अलावा जो दुर्ग के मुख्य आकर्षण हैं उनमें हमीर महल है
जो कि करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ है। बादल महल, जो कि 84 स्तंभों वाला एक बड़ा हॉल है जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है और इसका उपयोग सम्मेलनों और बैठकों के लिए किया जाता था। जौरा बोरा महल, जो कि अनाज रखने के गोदाम थे। रणत्या की डूंगरी, रानी होत तालाब, पद्मला तालाब, रानी महल, हमीर की कचहरी, जो कि 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, जोगी महल, सुपारी महल आदि अन्य दर्शनीय स्थल हैं। तो चलिए जानते हैं प्रमुख स्थलों की विशेषता के बारे में। सुपारी महल, इस दुर्ग में बना सुपारी महल भावनात्मक एकता का जीता जाता उदाहरण है। राजस्थान के एकमात्र रणथंभौर दुर्ग का सुपारी महल ही ऐसा स्थान है जहां एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर हैं, जो हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई संस्कृति के समन्वय का अनूठा उदाहरण पेश करता है। जोगी महल, दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है जिसे राजा ने एक ऋषि के रहने के लिए बनवाया था, किंतु कालांतर में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लग गए, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। सबसे प्रमुख जैत सिंह की छतरी, अपने जीवन काल में ही हमीरदेव चौहान के पिता जैत्र सिंह ने अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को शासन सत्ता सौंप दी थी और अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था और इसी छतरी के नीचे गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। इसके अलावा दुर्ग में ही अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न, जो कि जैत सिंह की छतरी के पास ही लाल पत्थर की एक अधूरी छतरी है जिसे मेवाड़ के राणा सांगा की हाड़ा रानी कर्मावती ने बनवाना शुरू किया था, परंतु उनके चले जाने के कारण यह छतरी अधूरी रह गई। इसी वजह से इसे अधूरी छतरी कहते हैं। साथियों, दुर्ग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ध्यान रखना है कि इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। झाई दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाई दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग पर जीत हासिल करने से पहले झाई दुर्ग या झाई नगर पर कब्जा करना होता था और ध्यान रखना है उलूग खां ने अपने अभियान में झाई का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। दुर्ग का जो जीर्णोद्धार है वह जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने करवाया था। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित करवाया था। साथियों, यह बहुत गर्व का विषय है कि यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। साथियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दुर्ग के विषय में जो जानकारी मिलती है और राजा हमीरदेव चौहान, जो कि इस दुर्ग के सबसे प्रतापी शासक थे, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वह जोधाराज द्वारा लिखित हमीर रासो, चंद्रशेखर की रचना हमीरहट, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य, अमृत कैलाश द्वारा रचित हमीर बंधन, व्यास भांड रचित हमीर रायण और अमीर खुसरो द्वारा लिखित खुदाइन उल फतूह से मिलती है। तो साथियों, यह था रणथंभौर दुर्ग का इतिहास, स्थापत्य एवं वास्तुकला, जिसमें इस विषय के सभी परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर गहनता से प्रकाश डाला है। परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।